चिकड़पल्ली गांव में वेंकट और पद्मा पति पत्नी को चंद्रिका नाम की बेटी है। वो पैदाइशी बहुत गोरी और मजबूत बाल से पैदा होती है, पर उसका उम्र बढ़ने पर वो काली होकर उसके बाल निकल के गंजी हो जाती है। उसकी बदसूरत चेहरे को देखकर उसके दोस्त और आस पड़ोस वाले चंद्रिका का मजाक उड़ाने लगे। चंद्रिका इतनी बदसूरत रहने पर भी उसके माता पिता उसे बहुत प्यार से देखभाल करते हैं। ऐसे रहते समय एक दिन चंद्रिका के माता पिता को बाइक एक्सीडेंट होके उसकी माँ मर जाती है। तब वेंकट दूसरी शादी करके वसुंधरा को घर ले आता है। वसुंधरा को भी ये दूसरी शादी है। उसको हरिता नाम की एक बेटी भी है। पहले सब मिलके एक ही घर में रहते थे, पर चंद्रिका का पिता की मृत्यु के बाद तब से वसुंधरा चंद्रिका को बहुत सताने लगी। एक दिन सुबह चंद्रिका हरिता के बेडरूम में साफ करने लगी। तब वसुंधरा चंद्रिका को बुलाकर ऐसे कहने लगी, अरे हो गंजी, इधर आ रे। हाँ, आ रही हूँ मौसी। तब जल्दी से भागकर आती है चंद्रिका। तुझे कितनी बार बोली रे, सुबह सुबह हरिता के कमरे में मत जाओ करके। वो मतलब मौसी कमरे को साफ करने गई थी। मेरी बेटी नींद से उठने के बाद कर सकती है ना। सुबह सुबह तेरे काले चेहरे को देखने से मेरी बेटी का क्या होगा रे, बदकिस्मत लड़की। ऐसे क्यों कहती हो मौसी? कमरे पूरे साफ कर देने से खाना बनाने के उद्देश्य से गई मौसी। ऐसे चंद्रिका वसुंधरा को बताते समय कुछ जलने की बदबू आने लगी। तब वसुंधरा ने, ये क्या, कुछ जलने की बदबू आ रही है? अरे मौसी, स्टोव के ऊपर दूध रख के भूल गई। ऐसे कह के भागकर किचन में जाके देखती है। स्टोव के ऊपर रखे दूध उबल के नीचे गिर जाते हैं। उसे देख के चंद्रिका को बहुत गुस्सा आके चंद्रिका को ऐसे डांटने लगी, अरे हो गंजी लड़की, लीटर दूध को नीचे गिरा दी। अभी मैं और मेरी बेटी क्या पियेंगे रे? माफ करो मौसी, मैं अभी दुकान को जाके दूध लाऊंगी। दूध फिर से लाने के लिए पैसे कौन देगा रे? मरा हुआ तेरा पिता या मरी हुई तेरी माँ? आजकल तुझे डर कम होने लगा रे। ऐसे वसुंधरा डांट के लकड़ी लेके चंद्रिका को बहुत मारती है। बहुत मार खाने के बाद चंद्रिका ऐसे कहने लगी, नहीं मौसी, मुझे मत मारो, मत मारो मौसी, बहुत दर्द होने लगा है। छोड़ दे मौसी, दोबारा ऐसे नहीं करूँगी। बहुत मार के वसुंधरा थक कर थोड़ी देर बाद ऐसे कहने लगी, निकल जा मेरे घर से बदसूरत लड़की, जा यहाँ से। आज शाम तक तुझे पानी तक नहीं मिलेगा। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन हरिता उसकी दोस्त की शादी के लिए रेडी होकर गहने पहन के आईने के सामने रहती है। तब वहाँ चंद्रिका आके ऐसे कहने लगी, मैं भी शादी देखने आऊंगी बहन, मुझे भी ले जाओ ना। क्या? ये काला चेहरा लेकर मेरे साथ शादी को आओगी? मेरे दोस्तों के सामने मेरा अपमान करोगी क्या? मतलब बहन, शादी के फंक्शन में तरह तरह के आइटम्स बनाते ना, वो खाने के लिए आना चाहती हूँ। प्लीज बहन, मुझे ले जाओ ना। ऐसे चंद्रिका हरिता से पूछते समय वहाँ वसुंधरा आकर ऐसे कहने लगी, क्या रे गंजी लड़की, तुझे शादी में बनाए वैरायटी आइटम्स चाहिए? ऐसे कह के वसुंधरा चंद्रिका को फिर से लकड़ी से मारने लगी। तब चंद्रिका रोते हुए घर से बाहर आ जाती है। नदी किनारे बैठ के ऐसे दुखी होने लगी, छी छी, शादी को मुझे ले जाने को बहन से पूछने से उसके दोस्त हंसेंगे कह के मुझे छोड़ के चली गई। ऐसे बदसूरत रूप से जीने से बेहतर है मर जाना। तो अभी मैं आत्महत्या करके अगले जन्म में सुंदर सी लड़की की तरह पैदा होंगी। इस प्रकार चंद्रिका निर्णय करके नदी में डूब के मरने के लिए बेंच के ऊपर खड़ी रहती है। तब अचानक से आसमान में चंद्रिका की माँ पद्मावती प्रत्यक्ष होकर ऐसे कहने लगी, रुक जाओ चंद्रिका बेटी, जल्दबाजी के निर्णय मत लो। माँ, क्या ये सच है? तो मुझे ले जाने आई माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती माँ। चिंता मत करो बेटी, तेरे लिए मैं भगवान से प्रार्थना करके तुझे सुंदरता के साथ साथ लंबे और मजबूत बाल मांगी। ये लो बेटी। ऐसे पार्वती आशीर्वाद देती है। तब उसके आशीर्वाद से चंद्रिका बहुत सुंदर लड़की में बदल जाती है। मेरी प्यारी बेटी, ये तेरे लंबे बाल
लोहे की जंजीरों से भी मजबूत हैं। और ये तेरा गोरा रंग तेरे नेक दिल के वजह से भगवान ने तुझे उपहार में दिए हैं। आगे से खुशी से जियो बेटी। ऐसे कह के पद्मावती गायब हो जाती है। उस दिन चंद्रिका वो गांव छोड़कर शहर को चली जाती है। चंद्रिका शहर पहुंचकर एक बाजार को जाती है। वहां पहलवानों के शक्ति का प्रदर्शन होने लगा। तब वहां रहे एक पहलवान एक बहुत बड़ा लॉरी को रस्सी से बांध के खींच के ले जाके पैसे जीतता है। उसके बाद वो पहलवान ऐसे कहने लगा, तुम में से कोई भी मेरे जैसे वो लॉरी खींचकर कम से कम 2 कदम ज्यादा खींचने से उन्हें मैं मेरे पैसों से दुगना दूंगा, ऐसे सवाल करता है। तब चंद्रिका वो सवाल स्वीकार करके पहलवान के सामने आके खड़ी रहती है। उसके बाद चंद्रिका मुकाबले में आकर रस्सी से नहीं बल्कि उसके लंबे बालों से लॉरी को 10 कदम आगे खींचती है। इस प्रकार चंद्रिका साहसिक कार्य करने पर वो शहर में बहुत फेमस होकर बहुत पैसे और नाम कमा लेती है। थोड़े दिन बीतने के बाद चंद्रिका उसके गांव को बहुत बड़ा कार में आती है। कार से उतरे चंद्रिका को देखकर उसकी मौसी, बहन और गांव वाले बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। इस प्रकार चंद्रिका के लंबे बाल और नाम देखकर चंद्रिका में बहुत ईर्ष्या पैदा होती है। तब वसुंधरा हरिता के जरिए वो साहसिक कार्य करा के गांव में नाम कमाने के लिए एक दिन सब गांव वालों को बुलाकर हरिता के बालों से लॉरी खींचती है। तब हरिता के पूरे बाल निकलकर गांव वालों के सामने वसुंधरा की इज्जत निकल जाती है। इस तरह वसुंधरा की इज्जत जाकर हरिता के बाल निकलकर घर में दुखी हो रहे माँ बेटी को चंद्रिका नदी किनारे ले जाकर उसकी माँ को बुलाकर प्रार्थना करके हरिता के बाल वापस आने में मदद करती है। तब से सब मिलकर प्यार से रहने लगे। तलकोना जंगल के इलाके के पास रहे वेंकन्ना नाम का एक मछुआरा दिन भर नदी पर नाव यात्रा करके मछलियाँ पकड़ता था। ऐसे जाल डाल के पकड़े मछलियों को बाजार में बेच के पैसे कमाता था। इस प्रकार कमाए पैसों से उसकी बेटियां चंद्रिका और हरिता को शहर में पढ़ाता था। एक दिन वेंकन्ना साइकिल पर उसके 2 बेटियों को शहर में रहे स्कूल में छोड़कर वापस आते समय एक बहुत बड़ा लॉरी जोर से आके वेंकन्ना को टक्कर देती है। उससे वेंकन्ना वहीं का वहीं मर जाता है। इस प्रकार छोटी उम्र में ही चंद्रिका और हरिता पिता को खो लेते हैं। थोड़े दिन बीतने के बाद उनके स्कूल प्रिंसिपल दोनों से ऐसे कहने लगी, देखो चंद्रिका और हरिता, तुम्हारे पिताजी स्कूल फीस नहीं भरे। तुम्हें ये बताने के लिए ही मैंने बुलाया है। मैडम, हमारे पिताजी मरने से पहले ही स्कूल फीस भर दिए बोले। तुम्हारे पिताजी हाफ अमाउंट ही पे किए। रिमेनिंग अमाउंट पे करने से ही तुम 10वीं के आखिरी एग्जाम्स लिख सकते हो। तो मुझे एक छोटी सी मदद कीजिए मैडम। बताओ चंद्रिका। हमारे पिताजी मेरी पढ़ाई के लिए भरे हाफ अमाउंट मेरी बहन की बाकी पढ़ाई के लिए उपयोग कीजिए मैडम। ठीक है चंद्रिका, पर तेरी पढ़ाई का क्या होगा? आज से मैं मेरी पढ़ाई बंद करके हमारे पिताजी के मछुआरे के पेशे को जारी रखूंगी मैडम। हम दोनों में कोई एक पढ़ने से हमारे पिताजी की इच्छा तो पूरी होगी। इस प्रकार चंद्रिका उस दिन से उनके पिता की महत्वाकांक्षा के लिए और उसकी बहन हरिता की भविष्य के लिए वो मछुआरे में बदलकर जंगल के नदी में मछलियाँ पकड़ने जाती है। चंद्रिका हर रोज जाल डाल के पकड़े मछलियों को बाजार में बेच के पैसे कमा के हरिता को अच्छे से पढ़ा के डॉक्टर बनाती है। ऐसे थोड़े दिन बीतने तक एक दिन चंद्रिका नदी के पास जाकर नदी को प्रणाम करके ऐसे कहने लगी, हे गंगा मैया, जब भी मैं मछलियाँ पकड़ने आती हूँ तब तो मुझे खाली हाथ भेजे बिना तरह तरह के मछलियाँ देती रही। इस वजह से मुझे मछलियों के व्यापार में बहुत पैसे मिले और उन पैसों से मेरी बहन को डॉक्टर तक पढ़ाई। इसीलिए आज मैं इस नदी में रहे मछलियों को अच्छा आहार खरीद के लाई। अच्छे से खाइए। ऐसे चंद्रिका कह के उसके साथ लाए मछलियों का आहार नदी में मिलाती है। तब गंगा माता प्रत्यक्ष होती है
गंगा मैया को देख के चंद्रिका आश्चर्य हो जाती है। तब गंगा मैया ऐसे कहने लगी, चंद्रिका बेटी, तू बहुत दिल वाली है। मैंने तुम जैसे बहुत सारे मछुआरों को देखी, लेकिन तू तो कुछ खास ही है, क्योंकि सब लोग मेरे नदी में मिले मछलियों को पकड़ के मुफ्त में ले जाने वाले ही हैं। कोई भी तेरे जैसे इनकी भूख मिटाने वाले आज तक नहीं देखी। तेरे पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर मैं तुझे आर्थिक सहायता करने को सोची, पर ऐसे करने से तेरे पिता की मेहनत का महत्व तुझे पता नहीं चलेगा ना, इसीलिए मैं रुक गई। पर आज तेरे काम को देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। गंगा मैया को प्रणाम करके, गंगा मैया, मैं इस काम को कोई उम्मीद से नहीं की। आज मुझे तेरा दर्शन भाग्य मिला है, मेरे लिए वही काफी है मैया। चंद्रिका, तुम्हारा नेक दिल मुझे बहुत पसंद आया। इसके लिए मैं तुझे एक महिमान्वित जल मंत्र उपदेश करूंगी। तू किसी भी नदी में डूबकर इस मंत्र को जप करने से तब तुरंत वो नदी क्षेत्र एक सुनहरे क्षेत्र में बदल जाएगा। जब भी तुझे पैसों की परेशानियां आए, तब उस क्षेत्र में मिले सोने को बेचकर खुश रहो। ऐसे गंगा मैया चंद्रिका के कान में मंत्रोपदेश करके गायब हो जाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन चंद्रिका बाजार से वापस आते समय बीच रास्ते में पुजारी जी दिखाई देकर ऐसे कहने लगे, चंद्रिका बेटी, मैंने सुना है तेरी बहन हरिता की डॉक्टर पढ़ाई खत्म हो गई है। हाँ पुजारी जी, हरिता की डॉक्टर पढ़ाई खत्म हो गई है। जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता देख के शादी भी करना है। तो मेरे पहचानत के एक जमींदार के बेटे की शादी करने के लिए डॉक्टर पढ़ाई किए लड़की को ढूंढ रहे हैं। क्या मैं उन्हें पूछूं बेटी? वो बात सुन के चंद्रिका बिना जवाब दिए सोचने लगी। चंद्रिका बेटी, क्या सोच रही हो? वही पुजारी जी, आप कहते हो वो जमींदार का बेटा है। उन्हें दहेज देने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है जी, इसीलिए हमारे साई के रिश्ते को देखिए ना पुजारी जी। देखो बेटी, तेरे पिता की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर खड़ी रह के एक पिता की तरह तेरी बहन को डॉक्टर तक पढ़ाई। अब तू शादी के लिए दहेज के पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती क्या? अच्छा मौका सबको नहीं मिलेगा। तेरी बहन का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा बेटी, इसीलिए तू मेरी बात मानकर हाँ कहने से मैं उनसे शादी के लिए थोड़ा टाइम मांगूंगा। ऐसे पुजारी जी कहने पर चंद्रिका शादी के लिए मान जाती है। बहती नदी के पास बैठकर उसकी बहन की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करना है सोचने लगी। तब थोड़े दिन पहले गंगा मैया उपदेश किए जल मंत्र याद आती है। तब तुरंत चंद्रिका नदी में जाकर एक बार डूबकर आंखें बंद करके जल मंत्र पढ़ती है। उसके बाद आंखें खोल के देखने से किनारे पर रही नाव और लकड़ियां सोने में बदल जाते हैं। उनके साथ साथ नदी किनारे रहे पत्थर भी सुनहरे हो जाते हैं। आखिर में नदी में रहे मछलियां भी सोने में बदलकर नदी सुनहरे रंग में चमकने लगती है। ऐसे वो सुनहरे क्षेत्र को देखकर आश्चर्य हो जाती है चंद्रिका। वहाँ नदी किनारे रहे सुनहरे पत्थरों को ले जाके उन्हें बाजार में बेचकर हरिता की शादी उस जमींदार बेटे के साथ धूमधाम से करती है।